Assalamu alaikum to all students. Today I am going to explain the lecture Signaling Molecule from the reference book Lipin Code, which is also used for MBBS as well as for various programs of BS. So, our topic is revolving all around cell because the signaling molecules work either over the cell, either inside the cell. So let's discuss the detail that how the signaling molecules will work. Cell and environment interactions. जितने भी सेल्स होते हैं या जितने भी इंसान होते हैं एज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग विद फाइव सेंसेस, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर उसकी बॉडी बनी हुई है। तो तमाम सेल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो महसूस कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तमाम उन सब्सटेंसेस को जो एक सेल से बाहर है, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल अंदर है तो एक सेल के बाहर क्या होता है? एक सेल के बाहर या तो कोई एंजाइम होगा या कोई बैक्टीरिया होगा या कोई वायरस होगा जो उसके ऊपर अटैक करेगा या कोई एंजाइम उसको रेगुलेट करेगा आके, तो सेल उनको रिस्पॉन्ड करता है। और ये रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है ये एक सेल के ज़िंदा रहने के चांस को ज़्यादा करती है। As we know that lifespan of red blood cells is 120 days, लेकिन ये 120 डेज से बाज़ औक़ात कम भी होते हैं, 90 डेज़ भी हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। एज वेल एज सेम इन द केस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स में भी ऐसा ही होता है। जितना सेल रिस्पॉन्ड करेगा उतना ज़्यादा उसका चांस ऑफ सर्वाइवल, यानी उतना ज़्यादा चांस ज़्यादा होता है कि ये ज़िंदा रहेगा देर तक। देन नेक्स्ट, जो केमिकल्स सेल के अंदर चले जाते हैं या वो केमिकल्स या आप एंजाइम्स कह लो जो प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं सेल के अंदर, वही सेल की एक्टिविटीज़ को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी उनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि सेल जो है वो डिफरेंट टास्क अपने परफॉर्म कर सके। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी ताकि और अच्छी समझ आ जाए। एस्केरिका कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया है जो यूजुअली हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमें जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे, स्पेशली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। सो एस्केरिका कोलाई इज़ वन जो अराबिनोज एंजाइम को जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटेक करता है और जब ये उसके अंदर चला जाता है सेल के अंदर, तो वहाँ पे ये उस एंजाइम की प्रोडक्शन को जो है वो स्पीड अप कर देता है, जो हमें चाहिए थी एस्केरिका कोलाई के फंक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, यानी उसको इस्तेमाल करने के लिए जो हमें जिस एंजाइम की ज़रूरत थी ना, उसको ज़्यादा स्पीडली ये बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, आफ्टर द अपटेक ऑफ अराबिनोस। ये अराबिनोस क्या था? ये एक बाहर से आने वाला केमिकल था जो सेल के अंदर चला गया, जा कर के ये बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद उसने अपनी प्रोडक्शन को अंदर जो था वो स्पीड अप कर लिया। ठीक है, अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, सिग्नल्स क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं ना दूसरी चीज़ों के साथ, ये ट्रांसमिट करते हैं। फ़ोन में सिग्नल्स आते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह से बॉडी के अंदर भी सिग्नल्स आते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के सिग्नल्स को जो है वो हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे डिफरेंट सेल्स के आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे जो हैं वो वक्त के साथ जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, अपनी फ़िज़िकल फॉर्म्स में बदल रहे हैं, अपनी केमिकल फॉर्म्स में बदल रहे हैं, लेकिन अपने फंक्शंस में नहीं बदल रहे। अपने फंक्शन को मॉडिफाई ज़रूर कर रहे हैं लेकिन मेन फंक्शन वही है जो पहले दिन से था। ठीक है, सो मुख्तलिफ जो सेल्स हैं वो सेम सिग्नल मॉलिक्यूल को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो जवाब देते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की नेचर सेम नहीं होती है।
हर इंसान एक चीज़ को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखता है और फिर एक मुख्तलिफ नज़रिए से उसका जवाब भी देता है। इसी तरह से हर एक सेल जो है उसका फंक्शन सेम नहीं है, उसकी केमिकल नेचर सेम नहीं है, जिसकी वजह से वो हर सिग्नल मॉलिक्यूल को जो है वो अपने लिहाज से जो है वो आंसर करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब एक एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से आने वाला कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आता है सेल के रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जब इनके पास आता है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जब अंदर आता है वहाँ पे इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स इसका वेट कर रही होती हैं, जो फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, और फिर इफेक्टेड प्रोटीन्स के पास जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर देता है, जो 3 तरह की होती है, 3 तरह के इनके फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज़ साइटोस्केलेटल प्रोटीन, जो हमारे सेल की शेप को या उसके हिलने जुलने को जो है वो आल्टर करती है। नंबर 2 इज़ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जो हमारे सेल का जो जीन एक्सप्रेशन है, यानी जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो उसमें एक्स वाई और इस तरह जीन्स होते हैं, और जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। पढ़ा हुआ है वैसे तो, है, आई होप पता ही होगा। उसके बाद मेटाबॉलिक एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, नेम से ही ये ज़ाहिर हो रहा था। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल की, अब जरा हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं और क्यों होते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो है ना, ये बेसिकली क्रिटिकल रेगुलेटर्स होते हैं हमारी फिजियोलॉजी के। मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म की जो भी शेप बन रही है ना, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी जो है वो सबसे पहले फीटस होती है, फीटस से फिर वो सबसे पहले जाइगोट होती है, जाइगोट से फीटस बनता है, फीटस से फिर आगे जो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे जो है वो फिर ह्यूमन जो है उसकी पूरी एक बर्थ होती है। आफ्टर दैट वो बेबी होता है पहले, उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसकी। ठीक है, इस तरह करके वो वेरियस स्टेजेस से चाइल्ड से फिर वो एडल्ट में चला जाता है, और टीनेजर से फिर एडल्ट में चला जाता है। तो इस तरह करके उसकी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। इसी तरह से जो है वो ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है ना, या जो इन सबको हेल्प आउट कर रहा होता है, वो एक्स्ट्रा सोलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, और ये बेसिकली होते हैं एंजाइम्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, जैसे पेप्टाइड्स है, स्मॉल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। लाइपोफिलिक कहते हैं जो लिपिड्स लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, और मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई और इस तरह की डिफरेंट गैसेज ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होते हैं, जब वो बाइंड करते हैं जाके किसी भी सेल के रिसेप्टर के साथ, जो रिसेप्टर प्रोटीन हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जब वो जाकर के किसी भी सरफेस के साथ जो है वो बाइंड करते हैं, तो जो प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं ना, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। जाके वहाँ पे बाइंड हो गया, फिर क्या करेगा, वहाँ पे एक पाथवे बनाएगा ताकि वो उसके अंदर घुस सके, सेल के अंदर घुस सके। तो ये जो पाथवे बनता है ना, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर पाथवे, क्योंकि ये सेल के अंदर जा रहा होता है, इसलिए इंट्रा सेलुलर, और पाथवे बना रहा होता है, एक रास्ता बना रहा होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड पाथवे। ठीक है, जब पाथवे बन गया, अंदर घुस गया, तो फिर क्या करेगा, सारी बातें या तो मेटाबोलाइज करेगा, या कोई ना कोई फंक्शन करेगा, या फिर डेवलपमेंट या ग्रोथ का कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, तो 3 तरह के होते हैं जो हम डिस्टेंस की बेस पे जो है वो इसको क्लासीफाई करते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग वो वाले होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरह के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। अब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिक्रीट तो किडनी में होता है। ठीक है, जो रेनल हमारा रेनल ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन कहाँ पे होता है, इनका फंक्शन आपके नर्वस सिस्टम के साथ होता है, या आपके स्ट्रेस की कंडीशन में हेल्प आउट करता है, बॉडी को जो है वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स देने में हेल्प आउट करता है। तो फंक्शन कितनी दूर जाके कर रहा है, टारगेट सेल इसका कितना दूर है, और सिंथेसिस इसकी कहाँ पे नीचे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं पाथवेज, उनको हम कहते हैं कि ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के पाथवेज हैं। पैराक्राइन वो वाले होते हैं जो अपने पास पास वाले सेल्स को ही जो है ना वो सिर्फ हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑटोक्राइन वो होते हैं जो जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी सेल के अंदर ही वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से भी इन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये आप देख लो, समझ अच्छी आ जाएगी।
टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दो तरह के होते हैं। नंबर वन, एक्सक्रीटरी सिग्नल मॉलिक्यूल। एक्सक्रीटरी कहते हैं जो कुछ ना कुछ एक्सक्रीशंस कर रहे होंगे या किसी रिसेप्टर के साथ जाके जब बाइंड होंगे तो वो कोई ना कोई चीज़ को एक्सक्रीट करेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जब एस्केरिका कोलाई में जाके अराबिनोस बाइंड होता है तो फिर वो वहाँ पर ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम को, यानी कि वो एंजाइम को एक्सक्रीट करने पर मजबूर करता है। ठीक है। सो मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन रिसेप्टर है ना उसके साथ ही बाइंड हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, और जो भी टारगेट सेल होता है ना जिसने जिसने भी उसके ऊपर अटैक करना होता है वो खुद ही इसको ढूंढता है और आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये यहाँ पर है और मैंने इसके ऊपर जाकर जो है एक्ट करना है। 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक तो नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई एंजाइम आके एक्ट करेगा। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई आयन आ रहे होते हैं, लाइक कैल्शियम आयन्स हैं। ठीक है। जैसे साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है बिल्कुल इसी तरह से। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो है वो हमारा फिब्रिनोजन आ जाती है और इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं। ठीक है। हेमोग्लोबिन वगैरह ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो जब ये एक्ट करती हैं तो इनको फिर जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का नाम दे दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। गैप जंक्शंस कहते हैं कि जहाँ पे फंक्शन होना है उसके दरमियान में कोई ना कोई स्पेस भी तो होनी चाहिए ना। जैसे साइनेप्सिस के दौरान जब कैल्शियम आयंस जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रीजन में जाते हैं और अलाउ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए, तो वो क्या है, वो गैप जंक्शन ही तो है। उसके बाद जो साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ये भी जब आल्टर कर रहा होता है ना, जब इसे कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा होता है इसके अंदर, तब ये भी इसी तरह का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है गैप जंक्शन के तौर पे। प्लांट्स में गैप जंक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लांट्स में क्या होता है कि 3 तरह के पाथवेज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा ना बेसिकली लाइक आपने 3 सेल्स को इकट्ठा रख दिया, ठीक है, और फिर उन तीनों सेल्स के दरमियान की जो सेंटर वाली वॉल्स थी ना उनको कट ऑफ कर दिया। अब ये जो बीच में आपका रास्ता बन गया ना उसको आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। दैट इज़ कॉल्ड द जंक्शन इन द प्लांट्स। ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल इजीली सॉल्युबल होते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स के साथ ही जाके बाइंड होते हैं, वहीं पे इनका टारगेट सेल मौजूद होता है। इनकी एग्जांपल में हम इंसुलिन लेते हैं, ग्लूकागॉन लेते हैं जो कि पेनक्रियाज के सिक्रीशंस हैं। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स जैसे सोमैटोट्रोफिन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन ये सेल के अंदर जाके इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ना वो सेकंड मैसेंजर इनको हेल्प आउट करता है इनका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे अभी वो हमने बात की ना साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो वो इस तरह की चीज़ों में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। इनका जो टारगेट सेल होता है वो हमेशा जो है वो न्यूक्लियस या साइटोसोल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सो ये ओवरीज जो है ये सेक्रेट कर रही होती हैं इन हार्मोन्स को। और टेस्टिस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली लिपिड के ऑटोकॉइड्स होते हैं जो कि एराकिडोनिक एसिड से हमने डिराइव किए हुए होते हैं। यानी बहुत सारे एराकिडोनिक एसिड्स मिलते हैं तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन चेन बनती है जो कि बहुत लंबी चेन होती है। ये जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करने का बहुत बड़ा इसका रोल है उसमें। इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि किसी जगह का सूज जाना। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहीं पर चोट लग गई है, वाउंड बन गया है, तो वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है ना उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहा जाता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं। ठीक है। बुखार की सूरत में भी जो इन्फ्लेमेशन होती है ना वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। और ये ऑर्थोक्राइन और पैराक्राइन दोनों के तौर पे फंक्शन करता है। ये अपने इर्द गिर्द के टारगेट सेल्स को भी जो है वो कर सकता है और ये जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसी सेल को भी जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकता है। ठीक है, या नुकसान पहुंचा सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे कि गैस है, हमने पढ़ा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ही आएगी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में क्योंकि गैसेस उसी में आती हैं। सो ये भी जो है ये इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर भी जाती है, अंदर भी चली जाती है, बाहर भी आ जाती है एंड ये उसी के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं जिसके अंदर ये बनती है। दैट मीन्स ये ऑटोक्राइन है, ये पैराक्राइन भी हो सकती है, टारगेट सेल्स को भी इफेक्ट कर सकती है। सो 3 साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट एफ फर्शगॉट, लिविस
जे इग्नारो एंड फेरिड मुराद। ये तीनों जो थे इन्होंने इस बात को डिस्कवर किया जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये एक्ट करती है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यानी ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट का सिस्टम है ना, चार उसके लोब्स और इसके अलावा उसके पोस्टरल और वेंट्रल जो साइड है, ठीक है, इन सब साइड्स को और जितना भी हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांसमिट करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दैट इज़ इंट्रा सेलुलर। अभी तक जो इतनी हमने बात की वो सब हमने बात की एक्स्ट्रा सेलुलर, अब हम बात कर रहे हैं इंट्रा। इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, ठीक है। सो इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है ना ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इनको सिग्नल्स मिलते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू, जो हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। इसीलिए फिर ये इजीली जो है वो सिग्नलिंग का एक कैस्केड प्रोवाइड करता है हमें। ये या तो ट्रांसड्यूस करता है या इंटीग्रेट करता है सिग्नल्स को, इससे पहले के सिग्नल को आगे भेजे, सिग्नल को खुद पढ़ता है अच्छे तरीके से, समझता है उसका क्या फंक्शन है, आधा फंक्शन कर देता है, उसके बाद ये आगे सिग्नल को फॉरवर्ड करता है जो बचा कुचा फंक्शन रह गया होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है ना इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये स्पीड को ज़्यादा करते हैं, ये एफिशिएंसी को ज़्यादा करते हैं और ये स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं काम करने की, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सेल्स की स्पीड को ज़्यादा करते हैं टू परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस। सो जब हम छोटे और बड़े इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है, जो स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ना छोटे बड़े, इनको हम कहते हैं मीडिएटर्स या इनको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर्स। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट की, कैल्शियम आयन की। साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है ना ये बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है और बहुत सारे ये ना रिस्पॉन्सेज देता है डिफरेंट टाइम और डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं। कैल्शियम आयन जो है ना इसके तीन मेन फंक्शंस होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है ड्यूरिंग द closing of our A band, I band, if you remember, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में ये फंक्शन करता है कैल्शियम। उसके बाद ये हमारे सेक्रेटरी वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है। इसके अलावा ये माइटोसिस को स्टार्ट करवाता है फर्टिलाइज्ड एग में। एक जाइगोट के अंदर जो माइटोसिस होता है, जो उसकी डिवीजन होती है एक सेल के अंदर, ये कैल्शियम आयंस की ही वजह से होती है। कैल्शियम आयंस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके अलावा भी साइनेप्सिस में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो होता है ये जब बनता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं कि इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। एटीपी से बनता है ये बेसिकली ना, लेकिन बस इसकी चेन में थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए इसको साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकल जाता है, सॉरी 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो निकल जाते हैं। और इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज प्रोटीन। बहुत सारे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो मोलिकुलर स्विचेस के तौर पे काम करते हैं। स्विचेस का काम क्या होता है, ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है, ऑफ़ करते हैं तो लाइट चली जाती है। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फंक्शन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, फंक्शन नहीं करेंगे तो डिजीज़ पैदा हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में जब मसला आएगा तो डिजीज़ तो होंगे ना। सो जी प्रोटीन्स, ग्लाइसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेटेज स्विच प्रोटीन्स भी इनका दूसरा नाम है। देखिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं ना वो कब रिलीज़ होते हैं, रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड डाइफॉस्फेट। जितने भी हमारे पास सिग्नल्स पहुंचते हैं रिलेटेड टू इट वो हमारे पास तभी पहुंचते हैं जब ग्लाइसरल्डिहाइड डाइफॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है। और ये जो है ना ये रिलीज़ होता है या तो ग्लाइकोलाइसिस में या फिर क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, ड्यूरिंग आवर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस इन द प्लांट्स। सो जब ये ग्लाइसरल्डिहाइड डाइफॉस्फेट बाइंड करता है ग्लाइसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ तो ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है तो ये दोबारा से इनएक्टिव हो जाता है और अपनी ऑफ स्टेट में वापस आ जाता है, फिर फंक्शन नहीं करता। इसी तरह से प्रोटीन काइनेसिस जो है
जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, एटीपी जो है ना, एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम कहते हैं कि ये ना एनर्जी करेंसी है सेल की। यानी ये जहाँ पे भी एनर्जी चाहिए ना, ये एटीपी की फॉर्म में हम स्टोर कर लेते हैं, जिधर भी चाहिए वो एटीपी हमें प्रोवाइड करता है। तो अब प्रोटीन काइनेज को फॉस्फेट ग्रुप चाहिए था, एटीपी ने उसको प्रोवाइड किया, खुद एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनएक्टिव फॉस्फेट निकला, जो जाकर के प्रोटीन काइनेज के साथ बाइंड हो गया और उसने प्रोटीन फॉस्फेटेज बना दिया। जब प्रोटीन फॉस्फेटेज में से निकल जाएगा एक इनएक्टिव फॉस्फेट ग्रुप, तो ये दोबारा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप था। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में कितना तनासुब रख रहे हैं, रेगुलेट कैसे कर रहे हैं किसी चीज़ को। जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ये अपने ही सेल के रिस्पॉन्स को अपोज नहीं करेगा, बल्कि उसको सपोर्ट करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो चाइल्ड बर्थ इज़ द एग्जांपल ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं, तो ऑक्सीटोसिन का जब लेवल हम इंक्रीज़ करते हैं ना, तो वो सपोर्ट ही करता है लुब्रिकेशंस को और यूटेरस कॉन्ट्रैक्शंस को। तो फीडबैक का इन केस ऑफ सेल अगर देखें, तो ये ना ट्रांसफॉर्म कर देती है बिहेवियर को। नेगेटिव फीडबैक क्या करती है, अपोज करती है इफ़ेक्ट ऑफ स्टिमुलस को, और फिर हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं आता। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल में आ सकता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा शुगर का लेवल होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं अल्फा सेल्स, वो इंसुलिन बनाएंगे। जितना हमारी जब ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगी तो बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाएगा ज़्यादा। जब ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर ग्लूकागॉन फंक्शन में आएगा, जिसको बीटा सेल सेक्रेट आउट करते हैं, और फिर जो है वो हमारी बॉडी का शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के काउंटर इफेक्ट में काम कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के रिस्पॉन्स को जो है वो लिमिट कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फीडबैक का हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें ये तभी पता चलता है। लाइक अब यहाँ पे एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस तो कुछ भी हो सकता है ना, और विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, 5 सेंसेस से रिलेटेड स्टिमुलस कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये जाता है, ये ए प्रोटीन को जो है वो जाके एक्टिवेट करता है, ए प्रोटीन जाती है बी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है। बी प्रोटीन अब देखेगा कि या तो वो ए को फ़ायदा पहुंचाएगा या तो वो ए को नुकसान पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो नेगेटिव फीडबैक, अगर फ़ायदा पहुंचाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। सो अब सेल कम्युनिकेशन अगर तो हो जाए ख़राब, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि अगर सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा। अगर तो सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो कभी पहुंच रहा है कभी नहीं पहुंच रहा, तो डायबिटीज़ होने का चांस होता है। इस तरह की डायबिटीज़ को जो है ना वो हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ब्लड का जो शुगर लेवल होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शुगर हो जाती है। नॉर्मल लैंग्वेज में लोग इसको शुगर कहते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है ना, जो स्टेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स हमें प्रोवाइड कर रहे थे, वो बनना कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बाज़ औक़ात, क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिलता कि भाई बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो इंसुलिन बनाता नहीं है, ग्लूकागॉन बनती जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा होता जाता है। फिर जब इंसान ऊपर से मुंह से भी, ऑरल कैविटी से भी इंटेक करेगा शुगर को, तो ज़ाहिर है शुगर लेवल तो फिर इन्हांस कर जाएगा ना बहुत ज़्यादा, और यही वजह बनती है यूजुअली डायबिटीज़ होने की। इसके अलावा अगर तो सिग्नल जो है वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच रहा, यानी जिधर जाके उसने एक्ट करना है उधर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है, स्क्लेरोसिस की टर्म जहाँ पे भी आपको सुनने में आए समझ जाना है कि ये ब्रेन की बात हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है स्क्लेरोसिस हो रहा है अगर तो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपका नर्व सेल होता है ना, नर्व सेल, उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके अराउंड, दैट इज़ यूजुअली कॉल्ड द माइलिन शीट। माइलिन शीट जो होती है ना,
ये जो कवरिंग होती है ये ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी एज एन इंसुलेटर। लेकिन जब सिग्नल नहीं पहुंचता है सही तरीके से उस तक, तो ये सेलुलोसिस की वजह से इसकी बार बार जो है वो डिफॉर्मेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नंबर 3 इज़ मल्टीपल ब्रेकडाउन्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टूटना। देखिए जब बॉडी हमारी ग्रो कर रही होती है, यूजुअली ये लाइफ स्पैन होता है हमारा, जब बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज में जो है ना हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है। मुख्तलिफ बुक्स में आप जाएंगे 12 to 18 भी मिल जाता है, लेकिन यूजुअली जो है ना वो 12 से 16 ईयर्स तक हमारी बॉडी ग्रो करती है। अब अगर इस एज में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म हमारी चलो फूड का तो हो गया, एनर्जी हमें मिल गई, इसके अलावा भी वो मेटाबोलाइज करता जाता है, तो फिर एट द एंड क्या होगा? अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगी। देखो जब जितना ज़्यादा, अब फॉर एग्जांपल शादी पे चले गए हैं, वहाँ पे अब बस खाना नज़र आ गया है, मुफ्त का खाना है, बस खा के जो है ना वो उठना है, तो क्या होता है लोग प्लेट्स भर लेते हैं ऊपर ऊपर तक, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, बस खाते जाते हैं, इतना भर लेते हैं जितनी जगह नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती पेट में इतनी, लेकिन भर लेते हैं। इसी तरह से जब मेटाबॉलिज्म होता जाता है, सेल को जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ एटीपी, जब उसमें एनर्जी स्टोर होती चली जाती है, तो क्या होता है कि वो बढ़ता चला जाता है। और जब सेल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल में ही ना रहे, हमारे बस में ही ना रहे, तो क्या होता है? कैंसर्स क्या होते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो तभी बनते हैं जब आपकी जो सेल ग्रोथ होती है ना वो अनकंट्रोल्ड होती है, या सेल डिवीजन जो होते हैं ना वो अनकंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक 3 बातें समझ आ गई। अब जो अभी अभी रिसर्च ने जो है ये बात प्रूफ की है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है, ये तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ये रोल प्ले करती है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की टाइप है। ये दोनों ही वाटर में एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फंक्शन कर रहे होते हैं। RNA जो है ये भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है, और रिसेंट अभी स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की है कि जो प्लांट्स है जब उनमें को सप्रेशन हो रही होती है, यानी जब उनके लीव्स वगैरह जो है वो मुड़ रहे होते हैं, और ये क्यों होता है? जब ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन उनमें आता है, यानी कि उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर जब क्रोमोसोम का नंबर अप एंड डाउन हो जाता है, 46 यूजुअली होना चाहिए ना, 47 हो जाए या 45 हो जाए, तो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम्स हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम और इस तरह के। तो इसी तरह से प्लांट्स में जब ट्रांसजीन एक्सप्रेशन होता है ना, जब उनका ऊपर नीचे हो जाता है हिसाब, तो वहाँ पे जो है ना फिर को सप्रेशन होती है, उनके लीव्स वगैरह मुड़ना शुरू हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं ज़ेंथोफिल की ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना ये RNA जो है ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है और सिग्नलिंग का काम करता है। प्लांट को मैसेज देता है कि आपके ये पत्ते ख़राब हो रहे हैं, ये पत्ते अगर यहाँ पे रहे तो दूसरे पत्ते भी ख़राब हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि ख़ज़ा के मौसम में जो है वो प्लांट्स के पत्ते जो है वो खुद ब खुद झड़ जाते हैं ना। लेकिन ये ज़रा एक डिफरेंट केस होता है। इसमें अगर रीसेंट एग्जांपल मैं दूँ तो येलो पोटैटो डिजीज़ जो है ना वो इसकी मेन एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो भी पौधा होता है ना उसके जो लीव्स होते हैं ना वो येलो कलर के हो जाते हैं, पेल येलो ना। तो एट द एंड क्या होता है कि एक येलो होता है, फिर दूसरा उसको भी येलो कर देता है, फिर तीसरे को येलो कर देता है, इस तरह ना ऐसे ऐसे ये बीमारी पूरे प्लांट्स में चली जाती है। इस तरह फसलों में भी इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक पौधे को लग जाए, अगर उसको वक्त पर ना उखाड़ा जाए तो बाकी पौधों को भी बर्बाद कर देती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा RNA की वजह से होता है, क्योंकि RNA जो है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सो दैट वाज आवर लेक्चर एंड it ends over here. If you have any question, you can ask in comments. Thank you very much.